लाइव बाइव कमेंट वमेंट सब दिखा देना एक बार। एक वो लाइव नहीं है, कहाँ थी? हेलो दोस्तों, आप लोगों को विद्या एजुकेशन ग्रुप पे स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आधुनिक इतिहास का गांधी युग पढ़ने वाले हैं और आपको इसमें जबरदस्त जितने भी अभी आगामी जो आपके पेपर आने वाले हैं उस पेपर में जान लीजिए कम से कम तो कहा जाए 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिलेंगे, ठीक है ना। 8 से 10 क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिलेंगे। जितने भी आपको अगर कह दिया जाए बीपीएससी हो जाए या तो फिर दरोगा हो जाए या तो फिर रेलवे हो जाए या किसी भी पीसीएस के पेपर में, आप कोई भी पीसीएस के पेपर दीजिएगा तब उसमें एकदम बिल्कुल है कि 8 से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। स्पेशल बिहार के लिए मैंने इसमें स्पेशल बिहार के लिए एक्स्ट्रा इसमें कुछ पीडीएफ ऐड किया है, उसको केवल ढंग से देखिएगा तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप आज की सेशन बहुत ही एकदम मजेदार होने वाली है, धैर्य बना के रखिए। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा लेकिन मजा आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ना गांधी युग के बारे में पहले जिक्र करने से पहले हम थोड़ा सा पहले गांधी के पहले की बात जान ले कि गांधी जी की पहले की क्या अवधारणाएं थी, आखिर गांधी युग क्या होती है। बोले हाँ ना, एकदम जबरदस्त है। पहले देखना आखिर ये गांधी जी हीरो क्यों बन गए। अपने भारत में गांधी जी का हर कोई नाम जानता होगा, है ना, सब कोई गांधी जी का नाम जानता है। जैसे आज के डेट में कौन, मोदी, बोले है ना, जैसे आज के डेट में मोदी हैं उसी तरीके से भारत के हर बच्चा गांधी जी को नाम जानता है। आखिर ये गांधी जी इतना लोकप्रिय क्यों हो गए। तो आज इनको एकदम बिल्कुल मोहनदास से, बोले हाँ ना, मोहनदास से महात्मा तक सफर करवाएंगे। मोहनदास से महात्मा तक का सफर किनका, महात्मा गांधी का। सबसे पहले देखना कि आखिर महात्मा गांधी की इतनी रोल हुई क्यों। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो आपको पता है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे खंडों में कई राजा थे। और जब अंग्रेजों का शासन हुआ, सुनेगा एकदम ध्यान से, जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो ये सभी राजाओं को इकट्ठा करके एक अपनी संस्था बना ली थी। अब जब महात्मा गांधी आते हैं तो इन्होंने महात्मा गांधी हम साफ कहा कि नहीं अंग्रेज अच्छे। इसने क्या बोला था, महात्मा गांधी जी साफ बोले थे कि अंग्रेज अच्छा है, बुरा नहीं। अंग्रेज क्या है, अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। क्यों, क्योंकि अगर अंग्रेज चला जाएगा तो फिर से ये छोटे छोटे राजा टूट जाएंगे। भारत में फिर से छोटे छोटे राजा क्या होंगे, टूट जाएंगे और फिर अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा। भारत में अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा। यही कारण है कि इनको बाद में महात्मा गांधी को कई अंग्रेज लोग इसको पदवी देंगे। कौन कौन सी पदवी देते हैं बाद में। अभी पहले महात्मा गांधी के एकदम शुरुआत से बचपन से हम लोग अध्ययन करते हैं। महात्मा गांधी का सफर बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। देखिए सबसे पहले कहता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869। एकदम सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जानते हैं ना जी। अरे 2 अक्टूबर कौन सी, गांधी जयंती, सभी लोग को पता है। अब देखिए, हाँ देखो यहां साफ कह रहा है कि अगर हम 1869 में से 400 वर्ष घटा देंगे तो कितना होगा,
1469। और 1469 किनका जन्म? गुरु नानक। बोले हाँ ना, 1469 में किनका जन्म हुआ है? गुरु नानक, सिखों के प्रथम गुरु। चलिए, तो सबसे पहले इनका जन्म 1869 में। अगर 1869 में 400 वर्ष घटा दिए, किनका हो गया? गुरु नानक का। उसके बाद कहता है इनका जन्म स्थान किनका? गांधी जी का। तो इनका जन्म स्थान कहां है? पोरबंदर, गुजरात। तो गांधी जी का जन्म कहां हुआ है? पोरबंदर, गुजरात में। एकदम गांधी जी के जन्म से उठा रहे हैं मृत्यु तक, ठीक है ना। तो गांधी जी का जन्म स्थान कहां? पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था, जो कि एक उस टाइम राजा के यहां दीवान की नौकरी करते थे। किसकी नौकरी? दीवान की। मतलब दीवान क्या होता है? राजा के यहां दो पदवियां बहुत अच्छी थी, एक दीवान का और एक वजीर का। वजीर एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, जबकि ये जो दीवान देख रहे हैं, जल्दी बैठिएगा, ये जो दीवान देख रहे हैं, दीवान होता है रुपया पैसा का सारा मालिक। रुपया पैसा का जो लेखा जोखा करता है ना, वही क्या होती है? दीवान होती हैं। तो मोहनदास, ये जो उनके पिता थे करमचंद गांधी, करमचंद गांधी राजा के यहां कैसे? दीवान थे। लोग महात्मा गांधी को देखते हैं तो कहता है कितना गरीब इंसान है, तन पे सही से कपड़ा भी नहीं। बोले हाँ है ना, जबकि ये समझिए कि बहुत अच्छे अमीर खानदान से बिलोंग करते थे। कौन? महात्मा गांधी। इनके पिताजी दीवान है, मतलब कि रुपया पैसा अधिक है, तो बहुत अमीर घर से बिलोंग करते थे। ऐसे ही नहीं, लंदन पढ़ने गए थे। आज के डेट में कोई लंदन पढ़ने क्यों जाएगा? जिसके पास पैसा होगा। लंदन पढ़ने गए थे। तो इनके पिता क्या थे? दीवान थे। पिता का नाम क्या? करमचंद गांधी। माता कौन? पुतली बाई। अब देखो, माता इनकी पुतली बाई है। इनके पिता 4 विवाह किए थे। इनके गांधी जी के पिता के 4 विवाह थे। ये चौथी पत्नी के चौथे बेटे थे। कौन? महात्मा गांधी। आई बात समझ में? मतलब कि इनके पिता 4 विवाह किए थे। उस टाइम बहुपत्नी का प्रचलन था। आई बात समझ में? राजा देखता होगा, कई राजा 3 विवाह 4 विवाह करते थे। उस टाइम पत्नियों से चलता था कि कौन कितना अमीर है। आई बात समझ में? तो इनके पिता कितने विवाह किए थे? 4 विवाह। ये चौथे पत्नी के चौथे बेटे, मतलब कि सबसे लास्ट पत्नी के सबसे लास्ट बेटे थे, मतलब कि भाई में सबसे छोटे। उसके बाद इनके पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। बाल्य अवस्था में शादी हो गई थी किनकी? महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का। बाल्य विवाह का ये लोग भी शिकार थे। अब देखो, महात्मा गांधी कितने? महात्मा गांधी के 4 बेटे। गलत है, ये क्या है? बेटे। महात्मा गांधी के 4 बेटे कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है ना। महात्मा गांधी के 4 बेटे हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। सबसे बड़े बेटे हरिलाल और सबसे छोटा बेटा देवदास। यहां से खैर सवाल नहीं बनते, ठीक है ना। पहले एक बात फिर से देख लीजिए। यहां कह रहा है जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। अगर 1869 में 4 वर्ष घटा देंगे तो किनका जन्म? किनका जन्म? गुरु नानक का। जन्म स्थान कहां? पोरबंदर में। उसके बाद पिता कौन है? करमचंद गांधी। माता पुतली बाई। बताओ, इनके चौथे पत्नी के चौथे बेटे कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद इनके 4 बेटे हैं। ये भाई ने क्या है? 4 बेटे, हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। अब देखिए आगे। अब कहता है कि इनके बाद की घटना। गांधी जी के अन्य नाम देखिएगा। गांधी जी के यहां से सवाल बनते हैं। लगभग एक क्वेश्चन आपको भिटाई दे देगा। आए बात समझ में? लगभग एक क्वेश्चन आपको भिटाई दे देगा। देखिएगा, कहता है गांधी जी के अन्य नाम। गांधी जी के क्या क्या नाम थे? सबसे पहले बचपन का नाम क्या था उनका? मेन्यो। लोग बोलता है मोहन। बोलो हाँ ना, उनका बचपन का नाम क्या था? मोहन नहीं, लेकिन उनका बचपन का नाम क्या है? मेन्यो। ये बात ध्यान रखेगा, उनके बचपन का नाम क्या है? मेन्यो। अब बाद में इनको मोहन मोहन कहते गया, और उनके बाद में पिता के नाम जुटने से बाद में नाम क्या हो जाता है? मोहन दास करमचंद गांधी। लेकिन बचपन का नाम क्या है? मेन्यो।
देखो बचपन का पूछता है मेन्यो है कि मोहन है, और लोग बचपन में क्या मानते हैं, मोहन नहीं, बचपन का नाम क्या है इनका, मेन्यो। बाद में मेन्यो कहते कहते लोग मोहन कहने लग गए थे, हालांकि इनके माता पिता नाम क्या रखते थे, मेन्यो। तो बचपन का नाम क्या था, मेन्यो। बाद में इनके पिता, इनके नाम में पिता का नाम ऐड हो गया तो मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। उसके बाद महात्मा, हाँ ये देखो एकदम स्टार मार्क है, इसको एकदम जितना स्टार लगाइएगा कम है। आई बात समझ में। देखो इस सब न करने के बाद फोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि फिर घर में जाकर के आप लोग लिख लीजिए। यहां एकदम इत्मीनान से केवल सुनिए, बोलते बोलते भर में अगर आपको लगता है कुछ बात लिखने वाला है तो उसको लिख लीजिएगा, कि नहीं कि सिर्फ बाद में लिखने के लिए टाइम दिया जाए, नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लगेंगे। अब देखो कहता है कि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। आई बात में। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक बात और यहां पे ध्यान रखिएगा कि इन दोनों रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का बहुत गहरी मित्रता थी, बहुत गजब का दोस्ती था। दोस्ती क्या था कि महात्मा गांधी जब भी रविंद्रनाथ टैगोर से मिलते थे तो महात्मा गांधी इनको गुरुजी कहते थे, किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा कहते थे। आई बात समझ में। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा गजब का संबंध था। क्या, जब भी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर आपस में मिलते थे तो रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी क्या कहते थे, गुरुजी, और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा क्या कहते थे, महात्मा। आई बात समझ में। तो महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सवाल पूछता है। उसके बाद बापू किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कई बार देखो ये बापू वाला शब्द विवादित है, कहा जाता है कभी कभी सदाकत आश्रम के बच्चे भी इनको बापू कहते थे, फिर कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं, कहीं भी कहा गया कि सरोजिनी नायडू भी इनको बापू कहा था। तो बापू वाला सवाल आपके पेपर में नहीं पूछे जाते। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रपिता, कौन सा राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। तो यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखो अर्धनग्न फकीर, ठीक है ना, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, चर्चिल। ये कौन है, चर्चिल। या कहीं कहीं पे नाम मिलेगा फ्रैंक मोर्सेस ने, फ्रैंक मोर्सेस, कहीं पे क्या नाम मिलेगा, फ्रैंक मोर्सेस। ये फ्रैंक मोर्सेस इसको अर्धनग्न फकीर बोले थे, किसको, महात्मा गांधी को। लेकिन कहीं कहीं पे चर्चिल भी मिला था। चर्चिल यहां तक कि कहा था कि ये देशद्रोही फकीर है, किनको, महात्मा गांधी को। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब लंदन भाग लेने गए थे तब की घटना है, बोले है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब भी भाग लेने गए थे तब उस टाइम कहा था, महात्मा गांधी का पूरा नाम था महात्मा गांधी। तो सभी लोग को लगा था कि महात्मा गांधी भाई कोई बड़े सज्जन होंगे, और जब ये गए तो आधे कपड़े में, बोले है ना, तो कहा कि यही महात्मा गांधी है, ये तो भाई एकदम नग्न है, अर्थ क्या है, आधा नंगा। इसलिए कहता है कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, चर्चिल ने। उसके बाद कहता है वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1946 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी, बातों को सुनेगा ध्यान से, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी उस टाइम हिंदू और मुस्लिम में जबरदस्त दंगा हो गया। इसमें हिंदू और मुस्लिमों में, और जब हिंदू और मुस्लिम में दंगा हो जाता है तो जितना भी जो गांव में हिंदू है वहां मुस्लिम को मार के भगा रहा है, जहां मुस्लिम है वहां हिंदू को मार के भगा रहा है। मतलब जिसकी जहां संख्या कम, वहां पे जहां पे जिसकी संख्या कम है वहां से लोगों को मार के भगाए जा रहे हैं। तो उस टाइम उसको शांत करने के लिए ये जो महात्मा गांधी है पूरा भ्रमण किए भारत को, सभी को शांत करने के लिए। तब उस टाइम वहां का गवर्नर थे, भारत का भारतीय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उसने कहा कि यह तो एकदम एक आदमी, पूरे आर्मी, पूरे बाउंड्री, पूरे फोर्स का एक आदमी। क्यों? क्योंकि अकेला पूरा भारत अकेला ही भ्रमण कर रहा है,
वो भी कैसा, एकदम निशस्त्र, बिना अस्त्र शस्त्र का, केवल एक हाथ में लाठी लिए है और पूरा भ्रमण कर रहा है। आई बात समझ में? इसलिए वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? लॉर्ड माउंटबेटन ने, और यही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी हुए। आई बात समझ में? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन में। यहीं पे एक और आता है, खान अब्दुल गफ्फार खां, इसने इनको एक उपाधि दी थी, नहीं लिखा लोग, इसने यहां पे इनको उपाधि दी थी मलंग बाबा। कौन सा? मलंग बाबा, नहीं लिखा, लोगों ने गलती किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उसी टाइम इनको उपाधि दिया था मलंग बाबा का। मलंग बाबा क्या होता है? धून के पक्के, मतलब एक बार अगर वो बात को ठान लिए कि हमको ये काम करना है तो करना है। मतलब पूरे भारत का भ्रमण कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। और पूरे भारत का भ्रमण करने के कारण महात्मा गांधी को मलंग बाबा का उपाधि दिया था। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। आई बात समझ में? तो पहले इतनी बातों को एकदम ध्यान से देखते हैं, आखिर हुआ क्या क्या। ध्यान दीजिए। बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम मेन्यो। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खां। और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर अर्धनग्न फकीर कौन है? अर्धनग्न फकीर कौन है? चर्चिल। अब देखिए आगे, अब देखना। अब उसके बाद कहता है इनकी पढ़ाई। देखो एकदम शुरुआत से सारा कुछ करते चल रहे हैं, एक बार केवल ढंग से देखते चलिएगा और आराम से एकदम, जब भी अगर आवश्यक मौका मिले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम खत्म। क्या? अब देखिए, अफ्रीका से भारत का, महात्मा गांधी जी का बात को देखिए। फिर कहता है कि इन्होंने पढ़ाई करने भाई गए, पढ़ाई करने कहा गए थे? लंदन। अब देखिए, कहता है कि लंदन में बैरिस्ट्री वकालत की पढ़ाई करने गए। उसके बाद लंदन कहां गए थे? पढ़ाई करने। बातों को समझिएगा कि लंदन जब पढ़ाई करके जब वापिस आ गए, कौन? महात्मा गांधी। जब लंदन से पढ़ाई करने के बाद जब महात्मा गांधी वापिस आए, कहां? गुजरात में। जब गुजरात में महात्मा गांधी वापिस आए हैं पढ़ाई करने के बाद, तब लोगों, वहां का एक गुजरात का व्यापारी था, नाम है दादा अब्दुल्ला। देखिए, ये व्यापारी कहां का है? गुजरात का, लेकिन इसका बिजनेस चलता था दक्षिण अफ्रीका में। बातों को सुनिएगा गौर से। ये व्यापारी कहां का है? गुजरात का, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इसकी बिजनेस चलती थी। किसका? दादा अब्दुल्ला का। गेट लॉक कर दीजिए। दादा अब्दुल्ला का दक्षिण अफ्रीका में क्या करता था? बिजनेस करता था। इसी कारण किसी केस में ये दादा अब्दुल्ला दक्षिण अफ्रीका में फंस गए। कौन? दादा अब्दुल्ला। दक्षिण अफ्रीका में इनके ऊपर किसी केस मुकदमा हो गया बिजनेस के दौरान ही। तो इसने साफ कहा कि भाई अब तो हमको एक वकील चाहिए। संजोग से इसको पता चला कि भारत में एक वकील लंदन से पढ़ के आया है। आई बात समझ में? ये लंदन क्यों गए थे? वकालत करने। क्यों गए थे? वकालत करने। जिसको पता चला कि हमारे ही गांव में कोई लंदन से पढ़ के आया है तो अच्छा खासा वकील होगा, इसीलिए उसने एकदम किसको? महात्मा गांधी को 1893 में कहां ले गया? दक्षिण अफ्रीका में, कि आपको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, ध्यान रखिएगा, कितने? 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका ले गया दादा अब्दुल्ला। बोला कि हम आपको एकदम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे दक्षिण अफ्रीका आइए, आपको आने के लिए पूरा आने जाने का, जहाज का खर्चा, जो भी खर्चा होगा सब, जब पूरा बजावते टिकट, बोनाफाइड टिकट, ट्रेन से, जापानी वाला जहाज से भाड़ा से लेकर के आने जाने का सारा खर्चा वर्चा, टिकट विकट सब कटवा करके दे दिया गया। किनको? महात्मा गांधी को। आप 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे यहां आइए और मेरा जो मुकदमा चल रहा है उसको आप सॉल्व कीजिए। शुरुआत में महात्मा गांधी केवल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं, गए भी हैं, और वो जा रहे थे कब? 1893। 1893 में महात्मा गांधी, देखिए यह साफ लिखा गया है 1 साल के लिए, बोले है ना,
डरबन में वकालत के लिए 1 साल के लिए जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी। संजोग से अब देखिए, इनका जबरदस्त महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में स्वागत होता है। स्वागत भी ऐसा कि महात्मा गांधी भी कभी नहीं भूलेंगे कि मेरी इतना अच्छे तरीके से स्वागत हुई है। देखिए होता क्या है कि महात्मा गांधी को जब इनको कहा गया कि भाई आ जाइए, तो देखना, इनको जब ये महात्मा गांधी जा रहे थे ट्रेन से, पानी वाला जहाज में इनको कुछ वैसा नहीं हुआ। जब ये ट्रेन से जा रहे थे तो ट्रेन से जाने के टाइम में एक स्टेशन है पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन। स्टेशन एकदम ध्यान रखिएगा, क्या है? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन। इस स्टेशन पर लोगों ने देखा कि ये एकदम फर्स्ट क्लास के एसी बोगी में इनका बोनाफाइड टिकट था। किनका? महात्मा गांधी का। ये फर्स्ट क्लास के एसी वाले बोगी में आराम से बैठ के जा रहे थे। तो कुछ गोरे लोगों ने इनको देख लिया, यानी तुम काला आदमी इस फर्स्ट क्लास के एसी बोगी में क्या कर रहे हो? बोले हाँ ना। अब उनको लगा कि भाई मेरा पास, बोला कि नहीं, तुम काले हो और काले लोग कभी भी एसी बोगी में, फर्स्ट क्लास के एसी बोगी में बैठ के नहीं जा सकता। तुमको जब भी जाना है तो थर्ड क्लास के एसी बोगी में जाओ। कहां जाओ? थर्ड क्लास के डिब्बे में जाओ। तो महात्मा गांधी बोले कि देखिए मेरे पास एकदम बोनाफाइड टिकट है, हमको इस बोगी में बैठने का अधिकार है, इसलिए हम बैठ के जा रहे हैं। बोला अधिकार पदिकार गया, तुमको हम बोल रहे हैं तुमको यहां से जाना होगा, नहीं तो हम तुमको सामान सहित बाहर फेंक देंगे। महात्मा गांधी एकदम इत्मीनान से बोले कि आप फेंकने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हमको कहे कि आप उतर जाए तो हम नहीं उतरेंगे। आई बात समझ में? आप फेंकने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हम उतरेंगे नहीं। तो बात यही हुई। इसने क्या किया, ये जब नहीं उतरे तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर ही अंग्रेजों ने धक्का देकर सामान सहित फेंक दिया। आई बात समझ में? इसलिए देखो, अरे फोटो वोटो नहीं देखिए कि देखो तुम फोटो में फेंक रहा। बोले हाँ ना, ये बात अलग है। देखो यही है पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन। आई बात समझ में? तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पे, यहीं पे दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इनको कोई पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन है, इस स्टेशन पर अंग्रेजों ने धक्का देकर के फेंक दिया। उन्हीं को नहीं, उनको सामान सहित बाहर फेंक दिया। बेचारे रात भर उसी स्टेशन पे रात गुजारे। अब देखिए इनको डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में स्वागत कितना बढ़िया हुआ। महात्मा गांधी समझ गए कि जिस देश में हमको बुलाया गया है वह देश तो बड़ा खतरनाक है। बोले हाँ ना, यहां गोरे और काले में भेद चल रहा है। दिखाई दे ना कि भाई हम काले हैं तो हमको स्टेशन वो अच्छे वाले बोगी में बैठने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत बात है। तब वो समझ गए कि लगता है कि अब हमको यहां भी इस मामले पर भी लड़ाई करना पड़ेगा। 1894 देख लीजिए, नेशनल इंडियन कांग्रेस की बात नहीं देखिए, नेशनल इंडियन कांग्रेस वो स्थापना वो बाद में होती है। अब देखिए आगे, अगला है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। अब देखने ध्यान से, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सबसे पहले कब आए? 1893। बोले हाँ ना, 1893 में महात्मा गांधी पहुंच जाते हैं। कहां? दक्षिण अफ्रीका। जाते कब यहां से? 1915। तो लगभग 21 वर्षों तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक। तो सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? तो 21 वर्ष तक। ऐसी बात नहीं है कि कंटिन्यू 21 वर्ष तक रहे हैं, बीच बीच में अगर इनको कुछ काम पड़ा है तो भारत आए हैं, लेकिन फिर चले गए हैं। तो 21 वर्ष तक महात्मा गांधी कहां रहे? दक्षिण अफ्रीका में। पहली बार अगर सत्याग्रह की बात किया जाए कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहां यूज किया था, तो दक्षिण अफ्रीका। आई बात समझ में? और जहां बच्चों को मिलता है चंपारण, तो बिना ऑप्शन देखे ही चंपारण मार ही के आता है ना? तो एकदम ये बात हम ध्यान में, दिमाग में बिठा लीजिए कि पहली बार अगर सत्याग्रह शब्द यूज हुआ है तो वो कहां हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए, कहता है सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया गया था। आई बात समझ में? एकदम गौर से केवल देखते चलिए। 1906 में किया गया था।
अब देखना ध्यान से, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार कब? 1906 में। 21 वर्ष तक रहे। सत्याग्रह शब्द का मतलब क्या होता है उसको पहले समझिए। कहता है निष्क्रिय प्रतिरोध। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय प्रतिरोध। पहले सत्याग्रह का मतलब समझिए। इस सत्याग्रह होता क्या है? बस लोग बच्चा रट्टा मार लेता है, सत्याग्रह सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है, एकदम गौर से समझिए, सत्य के लिए आग्रह करना। बोले हाँ ना, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। वही क्या हो गया? सत्याग्रह। मतलब बिल्कुल निष्क्रिय प्रतिरोध। आप देखे हैं मुन्ना भाई MBBS? नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, देखा है? देखे ना, बस एकदम पूरा उसमें गांधीवादी कह दिया। अगर जो सच्चाई है उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। अगर सामने वाला आदमी इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि आप उससे जीत नहीं सकते हैं, तो बस आप सत्य के लिए केवल आग्रह कीजिए। अगर मान लिया जाए तो कहे कि नहीं, अगर वो आपको मार करके उस संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, तुमको हमको मारने से आपका काम हल हो जा रहा है और हम उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एकदम बजाते बहुत सामने वाला आदमी जो दुश्मन है मजबूत है, तो आप कहिए कि अगर हमको मारने से आपका काम हल हो जाता है, लीजिए दूसरा गाल भी हाजिर है। बोले हाँ ना, एकदम एकदम कहिए कि आगे सामने वाला आदमी बिल्कुल लज्जित हो जाए कि नहीं, हमने इसको मार के गलती किया। यही क्या है? सत्याग्रह। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं तो सामने वाला आदमी अगर उसको लगेगा एक न एक दिन, फिर कुछ ही टाइम के बाद उसको लगता है कि नहीं, इसके साथ हमने गलती किया है। यही है सत्याग्रह। मतलब साफ है हृदय परिवर्तन। क्या है? हृदय परिवर्तन। सत्याग्रह का मतलब ही है सत्य के लिए आग्रह करते रहिए जब तक कि उसको हृदय में परिवर्तन नहीं हो जाए। आज के डेट में महात्मा गांधी को नोट पे जगह क्यों है? यही बात है। महात्मा गांधी में देखा है कि नोट पे उनका स्थान है। क्यों? क्योंकि वो जहां देखो हृदय है, जहां आप यहां पर रखे, थोड़ा भी हृदय परिवर्तन हुआ तो थोड़ा सा भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। यही कारण है कि लोग देखते हैं एकदम आराम से रखता है पैकेट में, और महात्मा गांधी को पैकेट में रखता है, और जो गांधीवादी थ्योरी को समझ लिया वो लड़ाई नहीं करेगा। क्यों? हृदय चेंज हो गया। तो हृदय चेंज तभी होगा जब गांधीवादी थ्योरी को लोग समझेगा, नहीं तो ऐसे तो बार बार हल्ला करते रहता है कि गांधी जी गांधी जी। हर किसी के नजर में गांधी जी बुरे हैं, किसी किसी के नजर में बुरे हैं, किसी किसी के नजर में अच्छे हैं। बात अलग है, वो बुरे हैं अलग है, अच्छे हैं अलग है। लेकिन पहले इस बात को समझिए कि यहां हो रहा था क्या? सत्याग्रह। मतलब क्या हो गया? सत्य के लिए आग्रह। सामने वाला आदमी अगर मजबूत है, हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो बस सत्य के लिए लड़ते रहिए। अगर वो आपको मार के संतुष्ट हो रहा है तो कहिए कि लीजिए और मार लीजिए, अगर आपका काम सॉल्व हो रहा है तो। किनका कहना है? गांधी जी का। आज के डेट में आप गलती भी हैं, अगर कह दिया तो भाई लाओ लाठी डंडा, पहले फरिया ही लिया जाए। ये नहीं होता है, पहले क्या होगा कि पहले फरिया लिया जाए कि कौन मजबूत। ये गांधीवादी के नहीं है, बस इनका है एकदम हिंसात्मक, एकदम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये कौन है? महात्मा गांधी। बाद में इन्होंने अपना रुख चेंज करता है और करो या मरो का नारा देंगे। बोले हाँ ना, लेकिन कब? सबसे लास्ट। पहले बात को समझिए। अब ये सत्याग्रह समझ में आ गया होगा कि सत्याग्रह क्या है। अब देखिए, तो पहली बार इसने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में। आगे कहता है, देखो वहां गजब तरीके का चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मामला। रंग भेद का पंजीकरण था। वो रंग भेद में कहता था कि उंगलियों का निशान होना चाहिए। वो तो उस टाइम की भेद है। आज के भी देखोगे दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों को रहने की कॉलोनी अलग है और काले लोगों की रहने की कॉलोनी अलग है। आज भी जब आप दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा तो वहां आज भी गोरे की कॉलोनी अलग और काले की कॉलोनी अलग है। गोरे लोग अगर चाहेंगे कि हम यहां जमीन ले ले, अगर काले लोग चाहेंगे हम यहां जमीन ले ले, तो पॉसिबल नहीं है।
ये तो उस टाइम की स्थिति थी, आज भी है कि गोरे बिल्कुल अलग और काले बिल्कुल अलग रहने के लिए आज की सिलसिला चल रही है। उस टाइम इतनी जबरदस्त था कि गोरे लोगों में वहां अगर रंग भेद, अगर कोई काला इंसान है, बात समझिएगा गौर से, अगर कोई काला इंसान है तो काला इंसान अपने पैकेट में एक पंजीकरण लेकर के घूमता था और उसमें उसके उंगलियों का निशान होता था। अगर वो पंजीकरण वाला अगर पंजीकरण लेकर के नहीं घूम रहा है तो उसको पुलिस पकड़ के दंडित करती थी, मारती पिटती थी। कहां में? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी कहे कि ये तो बड़ा खराब समस्या है, इसके लिए भी वहां लड़ाई लड़ेंगे। कौन? महात्मा गांधी। दूसरी बात एक और था विवाह को लेकर के। जो हिंदू धर्म के जो लोग थे वो हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार विवाह करते थे, लेकिन वहां था कि जो चर्च में विवाह होगा वही जायज होगा। ईसाइयों का विवाह कैसे होते हैं? चर्च में। तो कहता है कि जो चर्च में जो फादर के सामने जो विवाह होगा वही केवल मान्य होगा, अगर उसके बाद कोई भी विवाह होगा वो नाजायज होगा और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वह भी नाजायज औलाद होंगे। ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत गजब तरीके की चल रही थी थ्योरी। ये सब देख करके महात्मा गांधी बिल्कुल भाव विभोर हो गए, बोले कि अब नहीं चलेगा। इसीलिए उसने एकदम आराम से कहा कि अब हमको रहना होगा और फिनिक्स आश्रम का यही डरबन में उन्होंने पहला आश्रम बनाया। अगर सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी की पहला आश्रम कौन है तो फिनिक्स आश्रम। आईवालन में जानबूझ के देता है सदाकत आश्रम, साबरमती आश्रम। तो महात्मा गांधी का सबसे पहला आश्रम कौन सा है? फिनिक्स आश्रम। कहां बनाए हैं? डरबन में। कब बनाए हैं? 1904 आईवासन में। तो महात्मा गांधी का सबसे पहला आश्रम कौन है? फिनिक्स आश्रम। डरबन में ही बनाए। डरबन में ही इन्होंने, महात्मा गांधी ने सबसे पहली आश्रम बनाई थी जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। कब बनाया था? 1904 में। इसी आश्रम से वो एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। बातों को समझिए। तो महात्मा गांधी का सबसे प्रथम समाचार पत्र कौन हो गया? इंडियन ओपिनियन। ठीक है ना? इंडियन ओपिनियन। उसके बाद होता है, देखो, टॉलस फर्म। ये रूस के एक लेखक थे। क्या थे? रूस के लेखक थे। अगला देखिएगा, लिख लिया? ले लो स्क्रीनशॉट भाई, ले लो एक बार। चलिए अब देखो, अब गांधी जी को बुलाएंगे कहां? भारत। कहां बुलाएंगे? भारत में। इसको लिख लो भाई साहब, सब लोग। पानी लाए हैं आप? गरम वाला बता दें, कल गरम पानी फिर कहां लेके आए बोला बोतल। चलिए अब देखिए, अब देखो, महात्मा गांधी जी वहां इन सभी को विरोध किए। सुने पहले बात को, वो जो गोरे और काले का जो विरोध मतभेद चल रहा था उन सभी को विरोध किए। कौन? महात्मा गांधी। 21 वर्ष रहने के बाद जो वहां पे पादरी के सामने ईसाई धर्म के जो विवाह जो जायज था उसको खत्म किया। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में इतना नाम कमाए कि लोग भारत में ही उसको लोग कहे जय जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया था। उसी टाइम से जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कमाल कर रहे थे तभी से। अब देखिए, उन्हीं महात्मा गांधी को भारत में एंट्री हो रहा। कब? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं और इसीलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। बोले हाँ ना? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो पूछता है सवाल कभी कभी आपको पेपर में, छोटे मोटे एग्जाम में मिल जाएगा कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। देखिए, अगर हाँ यही पूछ देगा बीपीएससी, प्रवासी दिवस मनाते हैं इसका क्या कारण है? 3-4 गो ऑप्शन देगा। बोले हाँ ना कि अलग है, सब वही बात है, बस उसका लेबलिंग कुछ ऊंचा हो जाता है। तो प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन के कारण,
आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इतना कमाल किया कि लोग उसको, जब ये फिर से आ रहे हैं, लोग उनको स्वागत में इकट्ठे हो रहे हैं कि भाई वहां से कमाल करके आ रहा है कौन? हीरो। अब इस हीरो की एंट्री होगी। अभी हीरो नहीं बने हैं, हीरो बनेंगे कब? चंपारण सत्याग्रह से ये सुपरमैन बन जाएंगे। जहां भी कुछ होगा कमी, भाई बुलाओ महात्मा गांधी को, तब महात्मा गांधी। अभी केवल क्या है जी? मोहन। क्या है? अभी तक मेन्यू है, मोहन है। चंपारण सत्याग्रह में इनका क्या हो जाएगा? महात्मा। आए बात में? कि चंपारण सत्याग्रह में बनेंगे महात्मा। अभी देखिए, अभी होंगी चंपारण सत्याग्रह। आगे देखिए, कहता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को। पूरा पढ़ाने के बाद पूरा पूछेंगे, तुम केवल गौर से केवल सुनते चलिए, और जहां दिक्कत है तो पूछिएगा कि हां से यहां पर दिक्कत हुआ। आए बात में? चलिए अब देखो, कहता है प्रवासी भारतीय दिवस कब? 9 जनवरी को। अब देखिए, जब यहां आते हैं तो ये पहला आश्रम बनाते हैं, सब भारत का पहला आश्रम, भारत में पहला आश्रम। कहां? भारत में। और भारत में पहला आश्रम कौन है? साबरमती आश्रम। कहां बनाते हैं? नहीं लिखा। कहां बनाए थे? गुजरात में। ठीक है ना? अब देखो, अंग्रेजों ने 1915 में इनको केसर ए हिंद की उपाधि दिया। क्यों? कि जब ये महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी जब भारत आए हैं, तो ये इसी टाइम बोले थे, महात्मा गांधी इसी टाइम बोल रहे हैं कि अंग्रेज बुरे नहीं है, अंग्रेज अच्छा इंसान है। इसी टाइम बोले थे महात्मा गांधी कि अंग्रेज बहुत अच्छा इंसान है। अगर भारत, अंग्रेज यहां से चल जाएगा तो सब अपना अपना साम्राज्य लेकर के छोटे छोटे लोग राजा बन जाएंगे। ये महात्मा गांधी का सोच था। ये अच्छी बात है कि अंग्रेज सबको जोड़ के एक अखंड भारत बनाए हुए। अगर अंग्रेज यहां से चल जाएगा तो यही सब छोटे छोटे टेकारी महाराज, हथुआ महाराज, जितने जो छोटे छोटे जो महाराज हैं, सब अपना अपना राजा लेकर के कहां चल जाएगा? में क्या हुआ? बिहार में बहुत से होते हैं, तो सब कहा कि सब अपना अपना राज लेकर के अलग हो जाएगा, तो एक अखंड भारत का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, अंग्रेज अच्छा इंसान है, तभी तो इतना साम्राज्य को लेकर के चल रहा है। हाँ, अगर ये कुछ त्रुटि करे, अगर ये कुछ गलती करे, तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे। वो भी कौन सा आंदोलन? सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह करो, कोई हिंसात्मक नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। आग्रह भी कैसा? सत्य के लिए। इसीलिए कह दिया, इसीलिए कहता है कि महात्मा गांधी अच्छा इंसान है, तभी अंग्रेजों ने उनको केसर ए हिंद की उपाधि कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, एक भारत का केसर है, मतलब भारत का ताज है। किसने कहा? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा कि सही बात है, इस बार महात्मा गांधी, ये जो गांधी है, ये अच्छा आदमी है, ये भारत का ताज है। और केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया? अंग्रेजों ने। आई बात समझ में? तो ये बात पूछता है कि केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? अंग्रेजों ने, जब ये आए थे उसी टाइम। आई बात समझ में? जब यहां ये आ गए तो उसने अपना एक राजनीति गुरु पूछा। इसको एकदम स्टार लगा लेना, बहुत बार सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। बात अलग है कि जिस वर्ष वो आए थे उसी वर्ष मर भी गए। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे और 19 फरवरी उसी 1915 को ये मर भी गए थे। कौन? इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो सबसे पहले कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। इनका पहला आश्रम कौन? फिनिक्स आश्रम। अगर भारत नहीं जोड़े तब, अगर वही कह दे कि भारत में पहले आश्रम, तब कौन होगा? साबरमती।
आई बात समझ में। फिनिक्स आश्रम कब बनाया गया था? 1904, 1904। लेकिन ये कब है? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए आगे। अब देखिए, अब यहां से अब बनेंगे महात्मा गांधी हीरो। अब क्या बनेंगे? अब देखिए हीरो की एंट्री होंगी। किसका? अब देखिए हीरो बनेंगे। कहता है चंपारण सत्याग्रह। अब सुनो, इस चंपारण सत्याग्रह में होता क्या है, बड़ा मजेदार फेज है। पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद सब काम कीजिएगा। बात को सुनिए। कहता है कि 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो एक वर्ष तक, यानी 1916 में कंटिन्यू एक वर्ष तक पूरा भारत का भ्रमण करते हैं। आइए समझ में, पूरा भारत पहले घूमते हैं। पूरा भारत को भ्रमण करने के बाद इनको लगता है कि अब हमको कुछ काम करना चाहिए। तो पहली बार 1916 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। कौन? महात्मा गांधी। तो पहली बार देखो, एनआईसी, नेशनल इंडियन कांग्रेस, तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। कहां? लखनऊ अधिवेशन में। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का मीटिंग हो रहा था और वहां पहुंचे कौन? महात्मा गांधी। अब बात को सुनना, वहीं पे भारत के एक राजकुमार शुक्ल भी जाते हैं। तो पहले राजकुमार शुक्ल के बारे में 5 मिनट ध्यान दीजिए। राजकुमार शुक्ल के बारे में पहले 5 मिनट ध्यान दीजिए। ख्याल उसको हम पीडीएफ दिया था, नहीं बनाया, बात अलग है। पहले बात को समझिए। देखो, ये जो राजकुमार शुक्ल है ना, राजकुमार शुक्ल एक अनपढ़ इंसान है। आई बात समझ में? राजकुमार शुक्ल क्या है? एक अनपढ़ किसान है। ये जो किसान है, लेकिन कैसा? अनपढ़। ये पढ़े लिखे किसान है, सॉरी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ किसान, एकदम अंगूठा छाप जिसको बोलते हैं। और ये गांव के हैं। और कोई भी, अरे आज के डेट में तुमको गांव में ढेर अनपढ़ मिल जाएगा। और तो उस समय की फेज की बात है जब अंग्रेजों का साम्राज्य था अपने यहां। उस टाइम बहुत कम ही लोग किसान या मजदूर लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। ये अनपढ़ किसान है। और बिहार में एक जगह था, नाम था चंपारण। कौन सा? चंपारण। तो चंपारण में हुआ क्या था कि चंपारण में एकदम साफ अंग्रेजों ने कह दिया था कि तुमको नील की खेती करना है। नील क्या होता है? नील जो कपड़ा में लोग डालते हैं। आई बात समझ में? हाँ, सफेद कपड़ा में लोग नील डालते हैं, उससे उसकी थोड़ी सी रंग में चमक आ जाती है। तो ये नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। बिहार में अभी भी सुनते हो कि 20 कट्ठा को लोग 1 बीघा कहते हैं ना, 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं। तो इसने कह दिया कि एकदम 3 कट्ठा में तुमको नील लगाना ही लगाना है। 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि 3 कट्ठिया प्रणाली, मतलब कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में खेती करना अनिवार्य है। ये नियम ला दिया था अंग्रेजों ने। कहा एकदम 3 कट्ठा में 20 कट्ठा तुमको लाना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम, यही में देखिएगा कि उस टाइम जर्मन में क्या हुआ कि जर्मनी में लोग नील केमिकल से बनाना शुरू कर दिए थे। कौन से? केमिकल से। अब ये केमिकल से नील बना रहे हैं, केमिकल से नील बन रहा है और यहां इसको नील उपजाना था। अब बताओ, तो कंपटीशन हो गया किसमें? किसके बीच में? एक बनाने वाले में और एक उपजाने वाले में। अब जर्मन को हराने के चलते अंग्रेजों ने एकदम टाइट नियम कर दिया कि तुमको एकदम नील की खेती करना ही करना है। नील की खेती करने से होता क्या था कि जिस खेत में नील की खेती होती थी उसकी उर्वरा शक्ति कम जाती थी। तो तकरीबन 3 से 5 साल तक उस खेत में कुछ नहीं होता था। तो लोग किसान इस खेती को करने से डरते थे। बोला कि अगर हम नील की खेती करेंगे तो हमको तो 3 साल 4 साल बर्बाद हो जाएगा। और वो भी नहीं, फिर भी किसान करने के लिए राजी थे, लेकिन अंग्रेज लोग इसको उचित दाम नहीं दे रहे थे।
औने पौने भाव में नील को खरीदते थे और जबरदस्ती करवा भी रहे थे। इससे राजकुमार शुक्ल बड़ा प्रभावित हुए कि बताओ, एक तो खेत मेरा, उपजाएं हम, सारा मजदूरी भी हम करें, सारा कुछ मेहनत करने के बाद भी उचित दाम नहीं मिल रहा है। अगर हम नहीं करने की इच्छा भी कर रहे हैं तो कह रहा है कि नहीं, तुमको जबरदस्ती है, करना ही पड़ेगा। बोले हाँ ना। इसके चलते एकदम नाराज हो गए। पूरा चंपारण की धरती नील की खेती से अस्त व्यस्त थी। चंपारण ही नहीं कहिए, पूरा सभी लोग, ज्यादातर नील की खेती बिहार में ही होती थी और सभी लोग परेशान हो गया कि नील की खेती नहीं करेंगे। लेकिन नियम टाइट था, करना ही करना होगा। यही कारण हुआ कि अब एकदम राजकुमार शुक्ल अनपढ़ इंसान है, एकदम कहे कि अब हम इसको खत्म करके ही दम लेंगे। और यही कारण राजकुमार शुक्ल, इनके एक और हैं संत राउत। राजकुमार शुक्ल अपने दुख इनको सुनाए, इनका नाम है संत राउत। संत राउत कहे कि कोई बात नहीं, कांग्रेस में मेरे बहुत से ऐसे चेले हैं, देखिए संत हैं, तो कहा कि चलो कांग्रेस ही इसकी कार्रवाई करेगी, मेन तो पार्टी वही है। तो कहा कि ठीक है, चला जाए कांग्रेस में। ये लोग कांग्रेस में गए। कांग्रेस का उस टाइम अधिवेशन हो रहा था, कहां? लखनऊ। और महात्मा गांधी पहली बार लखनऊ में आए भी हैं और पहली बार में ही इनका मुलाकात होता है महात्मा गांधी से। आई बात समझ में? अब बातों को सुनिएगा गौर से। ये जो राजकुमार शुक्ल हैं, संत राउत के साथ कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे। संत राउत कहें कि कोई बात नहीं, चलो वहां मेरा चेला है, हम तुमको वहां किसी से बात करवा देंगे। अगर वो एक्शन ले लिया तो हो सकता है तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो जाए। पूछता है तिनकठिया प्रणाली क्या है, तो 3/20, 4/20, 20/3 ऐसे करके देता है। तो हमेशा समझिएगा कि ये जो 3/20 है, मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य होता है। आई बात समझ में? मतलब कि क्या है, ये 20 कट्ठा है। 20 कट्ठा को क्या बोलते हैं? 1 बीघा। तो 1 बीघा में एकदम 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य था। आई बात समझ में? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती करना अनिवार्य था। वो भी किस चीज का? नील का। और ये बहुत बार, पिछले ही बार पेपर में पूछ चुका है कि तिनकठिया प्रणाली क्या है, 3/20 कि 20/3। तो लोग ध्यान रखना, 20/3 में नहीं मारिएगा। कौन होगा? 3 ऊपर और 20 नीचे। आई बात समझ में? 3 ऊपर और 20 नीचे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल और संत राउत चले गए कहां? लखनऊ के अधिवेशन में। अब देखो, नील के किसान तिनकठिया पद्धति से परेशान थे। कहां में? चंपारण। कहां में? चंपारण। अब पहले बात को समझिए, हुआ क्या। अभी देखो, बहुत सब फेस नहीं लिखी, कर कोई बात। अब देखो, पहले कहानी सुनिए। संत राउत तो चले गए, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे थे। सभी लोग कहा कि किनसे मिलना है, तो वहां के जो और जो अधिवेशन में जो भाग लिए हुए थे, वो कहे कि देखो, वो महात्मा गांधी है, वो दक्षिण अफ्रीका में ही नाम कमा के आए हैं, आप उन्हीं से मिलिए। लोगों ने बोला ठीक है। अब संत राउत चले गए महात्मा गांधी के पास, बोले जी हमको आप ही से मिलना है। महात्मा गांधी बोले क्या काम है, बोलो। नेता लोग टालने में बहुत है, आप ही देखते हैं ना, है नेता को बोला जाएगा ठीक है आएंगे। आश्वासन दे दिए महात्मा गांधी भी, चलो ठीक है तुम्हारी बात को हम डायरी में नोट कर लेते हैं, जब मौका मिलेगा तो हम आ जाएंगे। अब ई तो वहां से कन्नी काट के महात्मा गांधी निकल गए। हुआ क्या कि महात्मा गांधी गुजरात में उसके साबरमती आश्रम पे संत राउत पहुंच गए। सुनेगा बात को, साबरमती आश्रम में पहुंच गए। कौन? महात्मा गांधी, सॉरी कौन? संत राउत। संत राउत तो जहां वो रहते थे वहां पहुंच गए। किस लिए? कि जी दम हमको दम आपको लेके चलेंगे। बोला कि कोई बात नहीं, अभी नहीं है। महात्मा गांधी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि हमको जाने का कोई इच्छा नहीं था। चंपारण कहां है महात्मा गांधी को पता भी नहीं है, और वो कहां रहते थे? अफ्रीका। उनको पता भी नहीं है कि चंपारण कहां है, क्या है, नहीं है। एकदम साफ इनकार, इनको जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। महात्मा गांधी अपने पुस्तक में लिखे हैं कि हमको जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं था, हम उसको कन्नी काट रहे थे। लेकिन जब ये पहुंच गए कहां? साबरमती आश्रम गुजरात में,
तब इनको कहें कि जब बोलो क्या काम है, बोले कि ना जी हमको एकदम चलना ही चलना है, आपको ले ही के चलेंगे। अब बोले कि बड़ा जिद्दी आदमी है। फिर वो कन्नी काटे कि जब ठीक है कोई बात नहीं, हमको 1917 में बंगाल अधिवेशन में वहां जाना है, तुम वहां आ जाना, उसके बाद सोचेंगे। फिर कन्नी काटे। यही बात है। अब सुनिए, सर्वप्रथम देखिए गल नहीं लिखा, क्या हुआ कि 1917 में अधिवेशन था। कहां में? बंगाल में। तो बंगाल में 1917 में अधिवेशन था और खाली महात्मा गांधी बोले कि तुम वहां आना, और एक दिन पहले ही राजकुमार शुक्ल वहां जाकर के बस एकदम डेरा डंडा डाले, अब नहीं महात्मा गांधी आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेके जाके ही दम लेंगे। बगल में। और जब वो लोग आ रहे हैं तो महात्मा गांधी को स्वागत कर रहे हैं, जी आइए बैठिए। महात्मा गांधी पहचान गए कि तुम यहां भी, लेकिन जी से आप बोले नहीं थे कि वहां आना, हम आ गए हैं। बोले कोई बात नहीं। अब महात्मा गांधी कहे कि नहीं अभी ज्यादा परेशान है, इसलिए अब जाना जरूरी है। और महात्मा गांधी उसके जिद के आगे फीका हो जाते हैं और वो जाते हैं। और सर्वप्रथम देखिएगा 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। में का खिसिया गए आप? सुनिएगा, कब? 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कहां पहुंचते हैं? पटना पहुंचते हैं। तो ये बिहार स्पेशल के लिए काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि महात्मा गांधी प्रथम पहली बार बिहार की धरती पे कब आए थे? 10 अप्रैल 1917 को ये पटना में आए। पटना में उस टाइम पटना में राजेंद्र प्रसाद का भवन था। राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए इच्छा जाहिर की है। बातों को सुनिएगा, राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी कहे कि चलो अब राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुआ जाए। अब देखिए, अब सभी नेता से मुलाकात होगा। पहली बार किस अधिवेशन में मुलाकात हुआ, इस सब सवाल पूछेगा। अब सुनिए, हुआ क्या कि बिहार 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। पटना में पहले गए राजेंद्र बाबू के घर पे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस टाइम अपने घर पे नहीं थे। तब कहा कि कोई बात नहीं, चला जाए। तो ये लोग कहां निकल गए? मुजफ्फरपुर। कहां निकल गए? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में उस कॉलेज का एक प्रोफेसर थे, नाम था जेबी कृपलानी। ये जेबी कृपलानी एक शिक्षक हैं। ये क्या है? शिक्षक हैं। और इसी मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी से मुलाकात होती है। किनका? महात्मा गांधी का। अब बात समझिए, ये जेबी कृपलानी एक शिक्षक है। ये क्या है? शिक्षक है। अगर सवाल शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए सवाल पूछ सकता है कि बताइए महात्मा गांधी के बिहार में कौन से ऐसे मिले थे जो एक शिक्षक थे? तो कौन है? जेबी कृपलानी। अब जैसे ही जेबी कृपलानी को पता चला कि महात्मा गांधी बिहार में आए हैं, तो जितना भी इनके सब स्टूडेंट था, सब को बोले कि चलो मेरे साथ, और महात्मा गांधी को स्वागत किया जाए। देख रहे हैं? अब बताओ, अब एक स्टूडेंट से एक प्रोफेसर बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ एक ऐसे इंसान आ रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका में नाम कमाए। अभी भारत में कोई नाम नहीं कमाए हैं, पहले बात समझिएगा। यहां से नाम कमाना शुरुआत तो होगा और यहीं पे इनको महात्मा की उपाधि मिलेगी। यहीं पे देखना। अब देखो, जेबी कृपलानी जितने भी उनके कॉलेज का जितने भी छात्र थे, सब को लेकर के चल दिए। चलो, सभी लोग चल दिए। और फिर यही मुजफ्फरपुर में राजेंद्र प्रसाद भी आ जाते हैं। पूछेगा, राजेंद्र प्रसाद का सर्वप्रथम महात्मा गांधी से मुलाकात किस आंदोलन में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह। आई बात समझ में? देखो, चंपारण सत्याग्रह भी एक किसान आंदोलन है। ये बात ध्यान रखिएगा, किसानों के लिए काम हो रहा ना यहाँ पे। बोलिए, चंपारण सत्याग्रह कैसा आंदोलन है? किसान आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह में सर्वप्रथम जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात होती है। किनका? महात्मा गांधी का। मुजफ्फरपुर में चला गया। अब हुआ क्या कि उस टाइम मुजफ्फरपुर का कमिश्नर है, कौन नाम है? मार्शल। इस मुजफ्फरपुर में ही है। अब राजकुमार शुक्ल कहे कि जी आप लोग अभी यहीं पे रुकिए, हम कमिश्नर मार्च हेड से, देखो कमीशन लिखा है,
क्या है? कमिश्नर है। कहा कि हम कमिश्नर मार्केट से परमिशन लेकर के आते हैं। देखो उस टाइम ये बात था कि कोई भी अगर बाहरी आदमी अगर आपके यहां आता है तो बिना कमिश्नर के परमिशन से आप नहीं आ सकते। अब राजकुमार शुक्ल कहा कि रुकिए हम परमिशन लेकर के आते हैं। अब परमिशन लेने जब गए मार्केट के पास, कौन? राजकुमार शुक्ल बोले कि महात्मा गांधी हमारे यहां आना चाहते हैं, आप हमको परमिशन दीजिए। बोला महात्मा गांधी किस लिए भाई? तो जी हम लोग परेशान हैं त्रिकठिया प्रणाली से। बोला कोई बात नहीं, ये परमिशन लगाया है, नहीं मिलेगा। बोला महात्मा गांधी आएगा तो सब क्या कर देगा? उलट पुलट। दक्षिण अफ्रीका में इतना कमाल किया हुआ है, इसलिए मार्शहेड ने इजाजत नहीं दी। मार्शहेड ने महात्मा गांधी को चंपारण आने की इजाजत नहीं दी, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद 15 अप्रैल 1917 को कहां पहुंचे? चंपारण। 10 अप्रैल को भारत में 2-3 दिन 5 दिन तक कहां रहा गया? मुजफ्फरपुर में। अब हुआ क्या कि 15 अप्रैल 1970 को जब पहुंच रहे हैं तो वो आ रहे हैं तो लोगों ने उनको अरेस्ट वारंट भी जारी करता है। क्या करता है? अरेस्ट वारंट जारी करता है। कहता है कि आप चंपारण नहीं आ सकते। बोला क्यों? बोला कि कमिश्नर ने आपको मना किया है, आप आ कह रहे हैं। तो उनको सुनेगा ध्यान से, अरेस्ट वारंट दिया गया कि आप बिना परमिशन के कैसे आ रहे हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हारे जज से मिल लेंगे। ये अपने लंदन में पड़े हुए वकील हैं। बोले हाँ ना, खुद ही इनके पास वकालत का पूरा खुरपात दिमाग है। कहे कोई बात नहीं, चलो तो हम तुम्हारे जज से मिल लेते हैं। और जज से मिलने गए कब? 15 अप्रैल 1917 को कि चलो हम जज से मिल लेते हैं। और इनके साथ देख रहे हैं पूरा युवा दल, पूरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जेबी कृपलानी के मदद से। देख रहे हैं। अब जब ये पहुंचे कोर्ट में तो बाहर इतनी भीड़ है, स्टूडेंट प्लस में जितने भी ग्रामवासी थे सब, इतने भीड़ है कि अंदर बैठा जज भी डर रहा है कि अगर हम कुछ गलत उल्टा पुल्टा दे दिए तो फिर हम जाएंगे कैसे? रहना तो यही है। बोले हाँ ना, बात को समझिए। और बिना कोई हथियार के महात्मा गांधी चंपारण जीत जाते हैं, केवल भीड़ से। देख रहे हैं इतना भीड़ जमा हो गई, इतना भीड़ जमा हो गई कि बस लोगों ने कहा कि बस अब कोई बात नहीं। अब कहा कि चलो, महात्मा गांधी वहां पहुंच गए। केवल भीड़ को देख करके जज ने कहा कि कोई बात नहीं, इसके लिए एक जांच कमेटी बनेगी, जिसको क्या कह दिया गया? FG स्लाई जांच कमेटी। इसमें सदस्य 3 गो था, गांधी, हरिप्रसाद और रैनी। आए बात में? गांधी जी को खुद कहा कि आप भी जांच कीजिए, और जांच में साफ निकल गया कि तिनकठिया प्रणाली समाप्त। आए बात में? तिनकठिया प्रणाली समाप्त। और बिहार में चंपारण में तिनकठिया प्रणाली समाप्त हो गई। देखिए बिना लड़ाई झगड़ा का, बिना हथियार का, बिना कोई आमरण अनशन का तिनकठिया प्रणाली समाप्त। आए बात में? अब देखिए आगे, तिनकठिया प्रणाली क्या हो गई? समाप्त। कब भारत? देखो 10 अप्रैल 1917 को भारत आते हैं। तिनकठिया प्रणाली की जांच 15 अप्रैल 1917 को होती है। आपको क्या पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917। डेट नहीं पूछता, क्योंकि डेट में एक्चुअल डेट इसका अभी तक सही से नहीं है। आप देखिए आगे। आप देखना अगला है अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा? अहमदाबाद सत्याग्रह। आप लोग सोचते फोन निकाल लेते हैं जी।